लेक्चर नंबर 70 जी, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 77। अच्छा जी, खामोश। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, अटेंटिव रहें। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अब आपने बताना है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो हैं, ये जो हम यहां लिखते हैं CRE, इसमें दो तरीके हैं। एक तो क्लोजिंग माइनस, फिर आपने यहां डिविडेंड। ये सिर्फ बात वर्किंग 7 के लिए है और कोई बात नहीं है। ये सिर्फ वर्किंग 7 करने के दो तरीके हैं, रिजल्ट सेम आएगा। अगर आप क्लोजिंग माइनस फ्री करेंगे तो यहां डिविडेंड की जरूरत नहीं है, और अगर आप क्लोजिंग माइनस फ्री नहीं करते, आप पोस्ट वाले प्रॉफिट उठाते हैं, पोस्ट वाले प्रॉफिट उठाते हैं, तो फिर आपको यहां डिविडेंड लिखने की जरूरत पड़ेगी। बस ये वर्किंग 7 के लिए एक बात है जो आपने याद रखनी है। क्लोजिंग माइनस प्री हो तो यहां डिविडेंड की जरूरत नहीं, और अगर पोस्ट हो तो यहां डिविडेंड की जरूरत है। अब एमसीक्यूज में ये मसला आ सकता है, बड़े क्वेश्चन में तो क्लोजिंग माइनस प्री अवेलेबल होते हैं। कल वाले होमवर्क में भी क्लोजिंग माइनस प्री अवेलेबल था। कल वाला होमवर्क डिस्कस करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारा सवाल चल रहा था उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारा सवाल था क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा जी, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सऊदी किंग को पैसे नहीं देते, शेयर नहीं देते, बल्कि उसे पैसे देने का वादा कर लेते हैं। तो जब हम सऊदी किंग को पैसे देने का, ना आप दोनों बहुत बोलते हो, जब हम सऊदी किंग को पैसे देने का वादा कर लेते हैं तो इसे भी कहते हैं परचेज कंसिडरेशन पेएबल। तो हमने ये कल पढ़ा था कि पेरेंट ने एक्वायर किए 10,000 शेयर्स ऑफ सब्सिडरी और 1 जनवरी 2015 पी ने ये वादा कर लिया है कि मैं तुम्हें दूंगा, एग्रीड टू गिव, 4 साल बाद अपने 4 शेयर, जो तुम मुझे सब्सिडरी के 5 शेयर दे रहे हो उसके बदले अपने 4 शेयर। तो कल हमने फिर बात की थी कि 10,000 शेयर हम सब्सिडरी के बाय कर रहे हैं, तो 10,000 में डिवाइड करेंगे सब्सिडरी के शेयर से, मल्टीप्लाई पेरेंट के शेयर से, तो 8,000 शेयर्स टोटल बनेंगे जो हमने सऊदी किंग को 4 साल बाद देने हैं। लेकिन आम दिनों में हमने ये पढ़ा था कि अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए हो, वैसे तो सवाल में फेस वैल्यू दी नहीं हुई, लेकिन आमतौर पर फेस वैल्यू 10 रुपए होती है। फेस वैल्यू अगर 10 रुपए हो तो 10 रुपए शेयर कैपिटल में जाता है और 4 रुपए शेयर प्रीमियम में जाता है। तो जिस दिन हम 1 जनवरी 15 को खड़े होंगे, उस दिन खड़े होकर हम क्या कर रहे होंगे एंट्री, ये जरा आपने सारी डिस्कशन जो है वो तसल्ली से सुननी है। पंद्रह, 16, 17, 18, तो 15, 16, 17, 18, और ये होगा, ये देखिए डेट देखिएगा जरा, ये होगी 31, 12, 18। इसे 1 जनवरी 19 भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे 1 जनवरी 19 आ जाएगी ना, तो इसमें 1 जनवरी 19 आ जाएगी। अच्छा, अब आपने जरा मेरे साथ साथ चलना है और मुझे ये बताने कि हमने उसे कितने शेयर देने हैं आपने, जो कल हमने वर्किंग में निकाले थे 8,000। ये वादा हमने किस दिन किया? 1 जनवरी 15 को। ये वादा निभाना कब है? 1 जनवरी 19 को। 1 जनवरी 19 को ये वादा निभाना है। और ये वादा किया कब? 1 जनवरी 15 को। वादा क्या किया? पैसे दे देंगे या शेयर दे देंगे? अगर शेयर दे देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, बस शेयर देने का वादा किया। ओके, अगली बात मोहतरम ये है कि 1 जनवरी 15, इस एंट्री के ऊपर अगर आप तारीख डाल लें कल वाली पे, 1 जनवरी 15, तो 1 जनवरी 15 को एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर इशू करने की लायबिलिटी क्रेडिट। शेयर इशू करने की लायबिलिटी क्रेडिट, ये किस दिन एंट्री होगी जी? 1 जनवरी 15 को। इस दिन बता दें शेयर की फेयर वैल्यू कितनी है इस दिन? 14 रुपए।
इस दिन शेयर की फेयर वैल्यू शूट अप करके कितनी हो गई? 16। मोहतरम 31 दिसंबर को जब मैं खड़ा हूंगा तो मैं कोई जर्नल एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि ये शेयर महंगा होता रहे, वादा निभाने का टाइम नहीं आया। तो 31/12/15 को नो एंट्री। शेयर महंगा होता रहे, मेरी बला से सस्ता होता रहे, वादा निभाने का टाइम नहीं आया। जब कभी वादा निभाने का टाइम आएगा वो आएगा 1 जनवरी 19 को। जब कभी वादा निभाने का टाइम आएगा उस वक्त शायद मैं एंट्री करूं, लेकिन वो एंट्री आई कि अपने बुक में डिस्कस नहीं की हुई, वो शायद आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एंट्री आसान सी है। जब कभी वादा निभाने का टाइम आएगा 1 जनवरी 19 को, उस वक्त मैं एंट्री करूंगा परचेज कंसिडरेशन पेएबल डेबिट और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, और हो सकता है उस दिन फेयर वैल्यू भी डिफरेंट हो तो शायद उसका भी कोई इंपैक्ट हो, इसीलिए शायद सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए शेयर इशू करने की या वादा निभाने की एंट्री हमारे स्कोप में नहीं है, लेकिन वादा करने की एंट्री हमारे स्कोप में है। तो बता दें, अब जरा 3 बातें आपने अलग अलग बतानी है। पहली बात, अगर हम शेयर देने का वादा कर लें 4 साल बाद, तो वादा करने वाले दिन क्या एंट्री होगी? इस दिन एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट, परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट। वादा निभाने वाले दिन की एंट्री हमारे सिलेबस में नहीं। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात, वादा अभी निभाना है लेकिन 31 दिसंबर को शेयर महंगा हो गया, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। तो इसलिए 31/12/15 के आगे लिख के आप नो एंट्री कर दें और इस बुनियाद पे 16 पर शेयर वाली प्राइस को भी काट दें। तो मेरे ख्याल से काम काफी आसान हो गया कि सिर्फ एक ही एंट्री होगी जिस दिन वादा किया, वादा निभाने का वेट नहीं करेंगे। वैसे भी 31/12/15 को एंट्री की कोई तुक नहीं बनती, अभी वादा निभाने का टाइम नहीं आया, वो तो 1 जनवरी 19 को आना है। अपडेट नहीं करते, इसमें स्टैंडर्ड की ये राय है कि अपडेट ना करें। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पढ़ा रहे, ये समझ लो बस। ओके, तो ये बात अब उस सफे से भी देख लें। ये जो हमारा पेज नंबर 498 है, खोलने की जरूरत नहीं है, अगर ना भी खोलें तो कोई मसला नहीं। ये देखें पेज 498 पे, शेयर्स टू बी इशूड एज इन्वेस्टमेंट डेबिट परचेज कंसिडरेशन पेएबल शो इन इक्विटी, नो एडजस्टमेंट एट ईयर एंड पे 31/12/15 पे, 31/12/16 पे, 31/12/17 पे कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। बस ये एंट्री एक ही दफा होगी, ईयर एंड के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन का रेफरेंस भी आपने लिख लिया 20। अच्छा जी, कल वाले क्वेश्चन की तरफ आए जो होमवर्क में दिया था। पेज नंबर टेस्ट जो आपका आएगा भाई, उसमें एसोसिएट्स होगा, बस एसोसिएट्स का कोई आ जाएगा, कंसोलिडेशन सारा इकट्ठा ही आता है। अच्छा जी, पेज 830। जी अटेंटिव हो भाई, टाइम पे आया कर यार तू, भाईजान टाइम पे आया करें। द ड्राफ्ट बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 30/2018 इज एज फॉलोज। पीपी इंटेंजिबल्स इन्वेस्टमेंट्स में देखते हैं कि ये सब्सिडरी की हैं या ये एसोसिएट की हैं, क्योंकि पेरेंट सब्सिडरी में भी इन्वेस्टमेंट्स करता है, एसोसिएट में भी इन्वेस्टमेंट्स करता है। अदर इन्फॉर्मेशन बताएगी कि ये किस किस की इन्वेस्टमेंट्स हैं। अभी 345 को देख के पता नहीं चल रहा। इसके बाद शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग्स हैं, करंट लायबिलिटीज हैं। उसके बाद आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ मूव करूं, आपको एक अप्रोच बताई हुई है कि हमने एसोसिएट के सारे बैलेंसेस
काट देने होते हैं सिवाय उसकी रिटेन अर्निंग के। शेयर कैपिटल अगर नजर आ रहा है हल्का फुल्का 220 मुझे नजर आता रहे, शायद इसकी बुनियाद के ऊपर मैंने जो है वो कोई परसेंटेज अगर मैं देखना चाहूँ कितने परसेंट इसके शेयर खरीदे हैं या डिविडेंड की परसेंटेज लगानी हुई उसलिए यूज करूंगा, लेकिन सवाल के फेस के ऊपर जो है वो 361 ही यूज हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन काट दी। अच्छा एसओसीआई फिलहाल तो सारा ही काट दें क्योंकि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। पहले मैं किसका सवाल सॉल्व करूंगा, बैलेंस शीट का। प्रॉफिट्स में अभी नहीं काट रहा और मुझे पता है यहाँ वर्किंग 5 आता है, यहाँ वर्किंग 5.1 आता है। प्रॉफिट्स में अभी इसलिए नहीं काट रहा कि मैं जरा वर्किंग 6 सवाल में करके रख लेता हूँ शुरू में, क्योंकि सवाल में वर्किंग 6 दी नहीं हुई। ये तो सवाल हमने किए थे उनमें वर्किंग 6 गिवन भी थी, रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम गिवन था। तो वर्किंग 6 में 4 लाइनें होती हैं, ओपनिंग, प्रॉफिट, डिविडेंड, क्लोजिंग, 4 लाइनें होती हैं वर्किंग 6 में। अच्छा जी, तो इससे पहले कि मैं सवाल को शुरू करूं और कोई भी एडजस्टमेंट पढ़ूं, अनएडजस्टेड फिगर्स की पोस्ट बेस पर मुझे वर्किंग 6 बनानी है, लेकिन वर्किंग 6 बनाते हुए एहतियात डिविडेंड की एडजस्टमेंट जरूर पढ़ लेनी है। वो इसलिए नहीं पढ़नी डिविडेंड की एडजस्टमेंट कि उसे पोस्ट करना है या कोई एरर सही करनी है या कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट करनी है। डिविडेंड की एडजस्टमेंट इसलिए नहीं पढ़नी, डिविडेंड की एडजस्टमेंट इसलिए पढ़ा करनी है ताकि पता चल जाए अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया या नहीं किया। अगर लिखा हुआ अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दिया है तो हम वर्किंग 6 में कर दें। ये कंसोलिडेशन की बात नहीं करा कोई, अगर लिखा हुआ अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दिया है तो कर देंगे, अगर लिखा हुआ अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया तो नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 था डिविडेंड के अंदर। ओके, पेरेंट ने डिविडेंड पे कर दिया, सब्सिडियरी ने डिविडेंड पे कर दिया, एसोसिएट ने भी डिविडेंड पे कर दिया है। तो जब तीनों ने डिविडेंड पे कर दिया है तो इसका मतलब है डिविडेंड का जाना अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर लिया है। तो तीनों के प्रॉफिट्स कम हो रहे होंगे, डिविडेंड इनमें से बांटा जा रहा होगा। तो इस बुनियाद के ऊपर हम वर्किंग 6 करते हैं, इनके डिविडेंड निकाल लें। पेरेंट का शेयर कैपिटल कितना है, 400, 1000 इसका शेयर कैपिटल है, तो 1000 का 10%, 100 रुपया इसका डिविडेंड आ गया। अच्छा, सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल कितना है, आपको पता है डिविडेंड की परसेंटेज शेयर कैपिटल पे लगती है, तो कितना हो गया इसका 40। और एसोसिएट का डिविडेंड, जी बिल्कुल, एसोसिएट का शेयर कैपिटल है 220, तो डिविडेंड कितना आ गया 11। ओके डन, 11.5, 11। अच्छा जी, नाउ वी विल स्टार्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग कॉलम। रिटेन्ड अर्निंग कॉलम उसको मैं अब कर नहीं रहा आपके सामने वर्किंग 6 को, क्योंकि ये आसान सी वर्किंग होती है। वर्किंग 6 मैं आपको शो करने लगा हूं और इसमें आपको बता दूंगा बैलेंसिंग क्या आया है। तो वर्किंग 6 के अंदर अगर मैं आऊं तो मुझे क्लोजिंग आ रही चाहिए 1370, 929 और 361। ये क्लोजिंग आ रही है 1370, 929, 361। मुझे प्रॉफिट्स फॉर द ईयर चाहिए 750, 616, 148, 750, 616, 148। डिविडेंड अभी मैंने आपके सामने निकाला है 100, 40 और 11। इसको रेड मार्कर से लिख देते हैं बैलेंसिंग। ये आ गया बैलेंसिंग, ओपनिंग आ रही, बैलेंसिंग आ गई। इसको निकाल के छोड़ दें, कहीं सवाल में जरूरत पड़ी यूज कर लेंगे। तो ये वर्किंग 6 हमारी हो गई। आप एडजस्टमेंट्स पढ़ना शुरू करें जी, पहली एडजस्टमेंट। इसके बाद बैलेंस शीट की फिगर्स पोस्ट करेंगे। आप किसकी फिगर्स पोस्ट करेंगे, बैलेंस शीट की। अच्छा, मैंने आपके आने से पहले सोल्यूशन नोट कर लिया हुआ है, तो बैलेंस शीट की फिगर्स देख लो। इधर लाओ यार कैमरा। 995, 920 और 350। जो फिगर मैं सिर्फ दिखाऊं, P&L छोड़ें, P&L पहले नहीं बनाना होता। 995, 920 और 350। 3110, 2499, 3110, 2499। 1000 और 400, 1400। सही एक्सरसाइज हो रही है। 1370929, 1370929। सीआरई में पीआरई 1370 और 929। गलती से मुझे सोल्यूशन में देखा था यहाँ पोस्ट लिखा होता है, ये पोस्ट नहीं होता, ये क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग होती है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 361, ये जरा किसी को याद हो, ये कहां जाती है, क्लोजिंग आ रही 361। वर्किंग 7 में, वर्किंग 7 में, वर्किंग 7 में, वर्किंग 7 में, वर्किंग 7 में क्लोजिंग आ रही। तो ये 3 आ रही जरा याद रखें। पीआरई सीआरई में चली जाती है, एसआरई एसआरई में चली जाती है, और इन वर्किंग 7 में क्लोजिंग आरी के नाम से जाती है। आरी ठीक है ना, आरी अच्छा लफ्ज़ है, आरी आ रहा। अच्छा 20802440, 20802440। ये सारी बैलेंस शीट की फिगर्स पोस्ट हो गई। एक फिगर रह गई, उसको मैंने टच नहीं किया जानबूझ के, दैट इज 345। क्योंकि मैं अब इसको कहीं लिख नहीं सकता, मुझे नहीं पता कि ये वर्किंग 7 में जानी है, वर्किंग 1 में जानी है। जाने को तैयार है, पता नहीं है वर्किंग 1 में जानी है, 7 में जानी है, कहां जानी है। तो इसको अदर इंफॉर्मेशन से देख के पता चलेगा। चलें जी। PL acquired the following non-current investments: 320 million shares of SL on 1 जुलाई 2000,
2017 साल के पहले दिन ऑन यकम जुलाई 2017 बाय पेइंग ₹125 मिलियन इन कैश। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ। अब मैं क्या करूं, 345 में से 125 बाहर निकाल के वर्किंग 1 में ले जाऊं, ऐसा ही है। ये प्रॉफिट एंड लॉस है। इन्वेस्टमेंट्स 345 हैं, इसमें से 125 निकाल लूं और निकाल के वर्किंग, आगे बढ़े। 55 मिलियन शेयर्स। अच्छा, ये परसेंटेज कितनी बन रही है? इसका 80% बन रहा है और इसका, इस वजह से ये एसोसिएट बनी। फिर 55 मिलियन शेयर्स इन एसोसिएट्स एट मिड ऑफ ईयर, यकम अप्रैल 18, अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद हमारा साल खत्म हो जाना है। तो 3 महीने के अंदर अंदर हमने जो है वो इसको अपनी एसोसिएट बनाया हुआ था, अप्रैल मई और जून। द परचेज कंसिडरेशन, यार परचेज कंसिडरेशन का मतलब आ जाए ना, तो मैंने आपको बताया पुराने ओनर्स को पैसे देते हैं, परचेज कंसिडरेशन पुराने ओनर्स। और ये एसोसिएट है, इसका पुराना ओनर शायद सऊदी किंग ना हो, इसका पुराना ओनर कोई और होगा। वसीम अकरम एक क्लास में हमने बात की थी, शेख रशीद बात की थी, पता नहीं क्या। द परचेज कंसिडरेशन वाज मेड अप ऑफ 220 मिलियन इन कैश पेड ऑन, 220 मिलियन हमने किस में पे किया? कैश में पे किया। और 1 मिलियन शेयर्स इन पीएल। एक तो हमने कहा है उसे पुराने ओनर्स को थोड़े से पैसे ले लो, ले लेना नहीं, पेड ऑन एक्विजिशन, थोड़े से पैसे ले लो और हमारे 1 मिलियन शेयर ले लो। इसमें कोई बटा वाली कैलकुलेशन, जो डिवाइड मल्टीप्लाई वाली कैलकुलेशन से अवॉइड हो जाता है, क्योंकि ये 1 मिलियन शेयर खुद ही निकाल के दे दिए इसने हमें। तो हमने क्या, थोड़े से शेयर, अभी मैं जरा इंग्लिश का फिक्र आगे पढ़ के देखता हूं, थोड़े से शेयर ले लो या ले लेना, अभी जरा फिक्र मुझे पूरा पढ़ने दें। 1 मिलियन शेयर्स हमने क्या, हमारे ले लो तुम या ले लेना, वो मैं देखता हूं आगे। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पीस शेयर्स वर बीइंग ट्रेडेड फॉर रुपीज, but the price has risen to 6 per share by the time shares were issued on, by the time shares were issued at the start of next year, जब अगले साल के पहले दिन शेयर इशू हुए तो उस वक्त शेयर्स की प्राइस बढ़ के कितनी हो चुकी थी? 6 रुपए। तो अब 4 साल बाद नहीं हमने वादा किया हुआ, हमारा साल है यकम जुलाई 17 और खत्म कब हो रहा है? 30 जून 18, और हमने शेयर इशू करने का वादा कब किया है? यकम जुलाई 18। 4 साल बाद वादा नहीं किया। अब मैं 3 लाइनें लगा रहा हूं, 1 2 3। ये है यकम अप्रैल 18, इस दिन मैंने वादा किया है, इस दिन मेरा ईयर एंड है, इस दिन मैंने वादा निभाना है। उर्दू मुश्किल हो रही थी। इस दिन मैंने वादा निभाना है। अब जो सुबह से मैं डिस्कशन कर रहा हूं उस डिस्कशन की समरी बता दें, किस दिन एंट्री होगी? जिस दिन वादा किया उस दिन एंट्री होगी। जब ईयर एंड आएगा तब एंट्री, नो एडजस्टमेंट एट ईयर एंड। और ये मतलब मैंने एंट्री तैसी बता दिया, हमारे स्कोप से बाहर है, हमारे सिलेबस से। वादा निभाने वाले दिन परचेज कंसिडरेशन पेएबल डेबिट होके कुछ और, तो ये तो बिल्कुल फारिग हो गया। अब बता दें जी सिर्फ किस दिन एंट्री होनी है? जिसने शेयर देने का वादा किया। और किस प्राइस पे एंट्री होनी है? पेरेंट के शेयर की फेयर वैल्यू पे। पेरेंट के शेयर की हमने क्या चीज दे देनी है? शेयर। किसने? पेरेंट ने। इस दिन कितने रुपए का है? 5 रुपए का। इस दिन तो ईयर एंड पे तो छेड़ना ही नहीं ना इसको, तो खाली आपने किसको देखना है? 5 रुपए को देखना है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। ओके अच्छा, इसका मुझे बताएं इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री क्या? 220 मिलियन की इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट, कैश क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितना? 220। ये पहले वाले बुलेट की एंट्री हो गई। अभी मैं इस चक्कर में नहीं पड़ा अकाउंटेंट ने किया या नहीं किया, वो अलग बहस है। पहले मैं जरा कर रहा हूं कि एंट्रीज बनती क्या है। अगली एंट्री बोले अभी सुबह सुबह करवाई है, कल शाम को जाते हुए करवाई थी। इन्वेस्टमेंट डेबिट, परचेज कंसिडरेशन पेएबल। ये परचेज कंसिडरेशन पेएबल जो है ना, आपने शो करनी होती है इक्विटी में, ये आपने शो करनी होती है इक्विटी में। अच्छा, ये निकाली कैसे थी? हम अपने कितने शेयर दे रहे हैं? 1 मिलियन। एक शेयर कितने रुपए के बाजार में? 5 का। तो ये एंट्री कितने रुपए से होगी? 5 रुपए से होगी। तो ये हो गई पहली एंट्री और ये हो गई दूसरी एंट्री। क्या चीज? बस ठहर जाना तो होले होले,
अब पोस्टिंग की बात कर लेते हैं। ये दोनों एंट्रीज आपको पता है, वो जो पेज हमारा था उसको सामने रखते हुए ये दोनों एंट्रीज का आपको आइडिया है। कैश पे करने की ये एंट्री होती है और शेयर इशू करने का वादा करने की ये एंट्री होती है। तो इस पेज की बुनियाद पर हमने दोनों एंट्रीज कर ली। अच्छा, अब अगली बहस है कि अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड की हुई है या नहीं। तो एक बात याद रखिएगा कि अक्सर सवाल वाज़े बता देता है अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया या नहीं। लेकिन अगर सवाल ना बताए ना तो ये नीचे वाली एंट्री भी हम एज्यूम कर सकते हैं कि अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड की है। लेकिन एक मसला है, वो मैं आपको भी बताता हूँ क्या है। नीचे वाली अगर सवाल में ना लिखा हो ना कि अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं की, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि अकाउंटेंट ने ये एंट्री कर दी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि पहली वाली एंट्री तो अकाउंटेंट भूल नहीं सकता, इसलिए वो एंट्री तो उसने कर दी होगी। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रही हैं बैलेंस शीट में 345, उसमें से सवाल मुझे बता चुका है कि 120 आपने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट्स की थी, 125 आपने किस में इन्वेस्टमेंट्स की थी? सब्सिडरी में। ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आपसे पूछ रहा हूं, जरा बकाया बच कितनी गई 345 में से? 220। लकीली ये 220 किसके बराबर आ गया? इस वाले। अब सवाल वाले ने इतना भी तो पागल नहीं करना होता ना बंदे को, कुछ ना कुछ तो सेंस लेके चल रहा होता चीजों की। तो 220 लकीली ये आ गया। और ये एंट्री मुझे पहले भी पता था कि नहीं भूली होगी, क्योंकि कैश के ट्रांजैक्शन अकाउंटेंट नहीं भूलता। अच्छा, अब कैश के ट्रांजैक्शन अकाउंटेंट नहीं भूलता, तो अब आप मुझे बता दें क्या ये एंट्री अकाउंटेंट कर चुका है या नहीं की? कर चुका है। तो क्या मैं कह सकता हूं मिसाल के तौर पे आपको पता है एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट्स वर्किंग 7 में जाती हैं, वर्किंग। तो क्या मैं कह सकता हूं वर्किंग 7.1 में एज पर वर्किंग 7.1 अपनी तरफ से खोल रहा हूं, एज पर क्वेश्चन तो 220 की एंट्री कर चुका है अकाउंटेंट, एज पर क्वेश्चन तो 220 की एंट्री कर चुका है अकाउंटेंट। जरा देखिएगा 220 यहां से मैं माइनस कर दूं, अगर 220 क्योंकि ये एंट्री तो अकाउंटेंट कर चुका है, तो पड़ी हुई है इन्वेस्टमेंट में नजर नहीं आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट यहां से क्रेडिट कर दूं और वर्किंग 7.1 में ले आऊं, तो मुझे लाने दें वर्किंग 7.1 में। मैं वर्किंग 7.1 में इसलिए ला रहा हूं कि वर्किंग 7 के फेस पे मैं ले जाता अगर इसमें कोई और मसला ना होता। इसमें एक और भी मसला है, एक एंट्री अकाउंटेंट भूला हुआ है। सर आपको कैसे पता चला भूला हुआ है? हम तो बात कर रहे थे कि अगर सवाल खामोश हो तो एज्यूम कर लें अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी हुई है। मोहतरम अकाउंटेंट इसलिए भूला हुआ है कि ना तो जो मैंने 5 रुपए निकाले हैं वो मेरी इन्वेस्टमेंट से मैच कर रहे हैं, वो 5 रुपए अगर इन्वेस्टमेंट में पड़े होते तो बात भी बनती थी ना। मेरी इन्वेस्टमेंट्स में वो पड़े हुए 5 रुपए, ये समझ आ गया 5 रुपए क्यों नहीं पड़े हुए? 125 वो पड़ा हुआ है और 220 ये पड़ा हुआ है ना। मेरी इन्वेस्टमेंट्स में पड़े 500। और मोहतरम ये तो इतनी खूबसूरत एंट्री है कि अगर कभी हो जाए तो बैलेंस शीट का फेस शो करता है परचेज कंसिडरेशन पेएबल, तो बैलेंस शीट के मुंह पे परचेज कंसिडरेशन पेएबल तो नजर ही नहीं आ रहा। तो जब बैलेंस शीट के मुंह पे परचेज कंसिडरेशन पेएबल नजर नहीं आ रहा, तो इसका क्या मतलब है कि उसने परचेज कंसिडरेशन पेएबल को क्रेडिट करके कहीं छुपा दिया। नहीं, ऐसी मोंगी नहीं मारनी के करके छुपा दिया है, वो फेस पे नजर आ रहा होता। 2 एविडेंस मैं आपको दे रहा हूं जिससे साबित हो रहा है कि इसने 5 रुपए की एंट्री नहीं की। पहला एविडेंस। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। ये जो शेयर इशू करने की एंट्री होती है ना, थोड़े से शेयर ले लो, जो ले लो, ये तो ले लेने का वादा है ना। तो जो थोड़े से शेयर ले लो वाली बात होती थी ना, उसमें आप जरा 2 सवालों को नजर मारें। एक सवाल आप नजर मारें पेज नंबर 803 पे, पेज नंबर 803, पेज 793 पे आए। ये दोनों सवाल मैंने आपको दिखाए हुए हैं। पेज 793 पे आए, क्वेश्चन 15 में 2 बुलेट डले हुए हैं, 2 बुलेट डले हुए हैं, उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, शेयर इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। तो मैंने कहा था इसमें फिर एंट्री करें। इसमें क्या एंट्री कराई थी? इधर शेयर इशू करने का वादा नहीं था, इधर शेयर इशू करने थे, कर दिए थे उसी वक्त। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, यहां ये लाइन लिखी हुई है। ये मैंने आपको क्वेश्चन 15 में बताया था। आगे आए क्वेश्चन नंबर 29। भाई बड़ी बातें इंपॉर्टेंट हो रही हैं। क्वेश्चन 29 में आके पॉइंट 6 है, असल में वो पॉइंट 1 है। उसमें लिखा हुआ है एएल एक्वायर्ड 8 मिलियन शेयर्स, मिल गया पॉइंट। इसमें दूसरा बुलेट पढ़ें, इशू ऑफ। यहां पे मैंने आपको एक उर्दू में लाइन लिखवाई थी कि इस हम एंट्री को अज्यूम करेंगे पास होगी, क्योंकि यहां ये नहीं लिखा हुआ कि पास। क्लियर? अब अगर ये 2 लाइनें मैं सामने रख के चलूं तो आपको यहां पे मेरे से सवाल पूछना चाहिए था क्लास में आते ही कि सवाल सर ने ये नहीं लिखा हुआ इसने कि मैंने एंट्री नहीं की, तो सर आप अज्यूम कर लें पास हो गई है। बिल्कुल ठीक है, मैंने भी पहले अज्यूम ही किया था पास हो गई। मैं जब घर में सवाल को कर रहा था मैंने अज्यूम किया था शायद पास हो गई होगी,
लेकिन फिर मैं ढूंढने गया कहां पास हुई है, तो ना मुझे इन्वेस्टमेंट्स में 5 रुपए नजर आए, माने ना माने सवाल में 125 और 220 अलग अलग गिवन है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट्स में भी 5 नजर नहीं आए, और ना मुझे परचेज कंसिडरेशन पेबल्स में नजर आया। तो इसलिए बहालत मजबूरी मैंने फिर इस नतीजे पे पहुंचा कि अकाउंटेंट ने ये एंट्री नहीं की। चलें छोड़ें यार, बात लंबी होगी। तो अच्छा, अब मोहतरम मुझे बता दें, अब ये अकाउंटेंट ने एंट्री नहीं की, तो अब इस 5 रुपए की मैं एंट्री करने लगा हूं। इस 5 रुपए की एंट्री बोलें क्या बनेगी? इस 5 रुपए की एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट की फिगर मैं निकालना चाह रहा हूं वर्किंग 7.1 के जरिए। उधर याद है वर्किंग 1.1 करते थे, उधर 1.1 करते थे इन्वेस्टमेंट, इधर वर्किंग 7.1। इन्वेस्टमेंट डेबिट कराएं 5 से, टोटल कितना हो गया? 225। इन्वेस्टमेंट डेबिट, लेकिन दूसरा इफेक्ट देखिएगा, 5 रुपए की डबल एंट्री, टोटल को छोड़ें, पहले डबल एंट्री पूरी करा दें 5 रुपए की। इन्वेस्टमेंट डेबिट वो मैंने कर दी, ये इन्वेस्टमेंट डेबिट परचेज कंसिडरेशन पेएबल इन इक्विटी, ये मैं कह रहा था इक्विटी में शो करना, लायबिलिटीज के साथ शो नहीं करना। परचेज कंसिडरेशन पेएबल इन, क्योंकि इन द एंड ये पार कहां हो जाने, जब भी पेएबल के अगेंस्ट शेयर इशू करेंगे इक्विटी में पार हो जाए। अच्छा, अब ये टोटल कहां जाएगा वर्किंग 7.1 का? 225 वर्किंग 7 में, ये 225। आगे सवाल में कोई जान नहीं है इतनी, बहरहाल यह सब्सिडरी के इंटेंजिबल्स हैं, उसमें 87 रुपए ट्रेनिंग भी कैपिटलाइज नहीं होता, स्टाफ भाग सकता है, मैंने आपको बताया था, और मार्केटिंग तो वैसे ही कैपिटलाइज नहीं होता। तो कितना बड़ा ब्लंडर है जो कि शायद FR1 वाला बच्चा भी समझ जाए। एसेट इंक्लूड ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो इंटेंजिबल में ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग डाली हुई है, तो बोले अगर इंटेंजिबल में ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग डाली हुई है तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बने? इंटेंजिबल से निकाल दें एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल क्रेडिट। तो अभी मैं बैलेंस शीट का सवाल कर रहा हूं, इसलिए कहां जाएगा? SRE। कितने रुपए? 87। तो ये ना पहली दफा शायद क्लास में एक रेक्टिफाइंग एंट्री आई है हमारी, फर्स्ट टाइम इन द क्लास एक रेक्टिफाइंग एंट्री आई है। तो कोई मसला नहीं, रेक्टिफाइंग एंट्री को नॉर्मल तरीके से पोस्ट कर दें। बताएं जी, SRE डेबिट, इंटेंजिबल क्रेडिट। अभी आप एज्यूम करें हम क्या नहीं बना रहे? प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे। तो हम वर्किंग 5 भी नहीं कर रहे, वर्किंग 5.1 भी नहीं कर रहे। अभी हम यहां से लेके बैलेंस शीट से लेके वर्किंग 1, 2, 3 और 4 और वर्किंग 7 भी कर रहे हैं। वर्किंग 7 साथ साथ चला रहे हैं क्योंकि ये बैलेंस शीट का सवाल है। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए वर्किंग 5.1 नहीं खोली हुई है हमने, एसोसिएट के लिए और बैलेंस शीट के लिए वर्किंग 7। चलिए जी, ये जो आज नई रेक्टिफाइंग एंट्री आई है इंट्रो की क्लास वाली, खर्चा डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट, ये पोस्ट करवा दें। खर्चा डेबिट ट्रेनिंग एक्सपेंस, अर्निंग कम हो जाएंगी, खर्चा डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट। इधर ले आओ। अब जहन में एक सवाल आ सकता है कि अगर खर्चे को इंटेंजिबल में डाल दिया है तो फिर उसको गलती से अमोर्टाइज भी कर दिया होगा। आ सकते हैं जहन में सवाल, अगर खर्चे को कहां डाल दिए, ये लाइन पढ़े ना, इंटेंजिबल इंक्लूड खर्चे, तो फिर इसको अमोर्टाइज भी कर दिया है। लेकिन वो सवाल क्या था, डायरेक्टर्स ने सोचा है अमोर्टाइजेशन अगले साल से शुरू करेंगे इस इंटेंजिबल की। अब डायरेक्टर शुक्र है ये सोच लिया है कि अमोर्टाइजेशन कब से शुरू करेंगे। अब अगर अमोर्टाइजेशन अगले साल से शुरू करनी है तो इस साल को अमोर्टाइजेशन की टेंशन लें, इसीलिए लाइफ भी नहीं दी उसने, वरना कोई लाइफ वगैरह भी देता। आगे चलें। फॉलोइंग इज द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस आफ्टर एक्विजिशन एंड बैलेंसेस एट ईयर एंड। भाई ये दो लफ्ज लिखे हुए हैं, ट्रांजैक्शंस आफ्टर एक्विजिशन एंड बैलेंसेस एट ईयर एंड। तो ये जो बैलेंसेस एट ईयर एंड है ना, वो ये है 30/18। तो पहले जरा डिस्कशन कर लेते हैं बैलेंसेस एट ईयर एंड की। पी रिकॉर्ड्स शो, पी रिकॉर्ड जरा अच्छा लफ्ज हो जाएगा, शो दिखाना आसान हो जाएगा, शो लिख के। पी रिकॉर्ड्स शो रिसीवेबल फ्रॉम एस। ये इंग्लिश उम्मीद है समझ आ गई होगी, जिनको नहीं समझ आई अब शायद आ जाए। पी रिकॉर्ड्स शो ईयर एंड रिसीवेबल फ्रॉम एस। भाई ये पी और एस का है, ये आपस में काटना है, ये पी और एस का है, ये आपस में काटना है, तो 100 दोनों जगह से माइनस कर दें। ये करंट एसेट करंट लायबिलिटीज में 100 माइनस कर दिया। पी रिकॉर्ड्स शो
रिसीवेबल फ्रॉम एसोसिएट। बी रिकॉर्ड्स के मुताबिक एसोसिएट से रिसीवेबल है। भाई मैंने बताया था ये इस टॉपिक में नहीं काटा करने, एसोसिएट के डेटर क्रेडिटर इग्नोर किया करना, एसोसिएट के डेटर, क्योंकि एसोसिएट असल में ये पी के बुक्स में रिसीवेबल आ रहा होगा। ये 150 मैं आपको बता दूं कहां पड़ा हुआ है, ये जो 150 रुपए है ना, ये 150 रुपए यहां पड़ा हुआ है। पी रिकॉर्ड्स शो रिसीवेबल, ये 150 इसमें पड़ा हुआ है। तो फिर एक ही किताबों में ये किसमें पड़ा होगा? पेएबल में। एक ही किताबों में किसमें पड़ा होगा? पेएबल में। तो अब इसको मैं कैसे काटूं, क्योंकि मैंने 477 तो उठाया नहीं। तो इधर आ जाके जोर इन्वेस्टमेंट से नहीं निकालना, बस आपस के डेटर क्रेडिटर बोले जरा, आपस के डेटर। अच्छा सब्सिडरी में क्या होता था? आपस के डेटर क्रेडिटर कैंसिल होते थे, आपस का लोन रिसीवेबल नॉन पेएबल, बैलेंस शीट का आइटम्स बोल रहा हूं, आपस का लोन रिसीवेबल नॉन पेएबल कैंसिल होता था, आपस का इंटरेस्ट रिसीवेबल इंटरेस्ट पेएबल कैंसिल होता था। बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, अल्फाज दोबारा सुने, आपस के डेटर क्रेडिटर कैंसिल होते थे, सारे बैलेंस शीट के आइटम बोलूंगा। आपस के लोन रिसीवेबल नॉन पेएबल कैंसिल होते थे, आपस का इंटरेस्ट रिसीवेबल इंटरेस्ट पेएबल कैंसिल होता था, आपस का मैनेजमेंट फी पेएबल मैनेजमेंट फी रिसीवेबल कैंसिल होता था, आपस का डिविडेंड रिसीवेबल पेएबल कैंसिल होता था। ये किस में एंट्रीज होती थी? सब्सिडरी में। एसोसिएट्स में ये सारी एंट्रीज नहीं होती। बैलेंस शीट बनाते हुए आपस के डेटर क्रेडिटर कैंसिल, बैलेंस शीट बनाते हुए आपस के लोन रिसीवेबल नॉन पेएबल कैंसिल, बैलेंस शीट बनाते हुए आपस के इंटरेस्ट रिसीवेबल इंटरेस्ट पेएबल कैंसिल, बैलेंस शीट बनाते हुए मैनेजमेंट फी रिसीवेबल मैनेजमेंट फी पेएबल कैंसिल, आपस के डिविडेंड रिसीवेबल पेएबल कैंसिल। अभी तो रिसीवेबल पेएबल को लिखी साइड पे लेके नहीं गया, लेकिन यहां भी कैंसिल, आपस के रिसीवेबल पेएबल कैंसिल नहीं होते। और मोहतरम अगर आप थोड़ी बारीक बीनी से देखें तो हैंड रिटन पेजेस के अंदर जो है वो एक पूरा पेज था, हैंड रिटन पेजेस के अंदर कंसोलिडेशन करते हुए सब्सिडरी के लिए एक पूरा पेज था। आप माने ना माने, पेज नंबर 4 आपस के डेटर क्रेडिटर, आपस का लोन रिसीवेबल पेएबल, आपस का इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल, आपस की मैनेजमेंट फी रिसीवेबल पेएबल, आपस का डिविडेंड रिसीवेबल पेएबल, एक पूरा पेज था पेज 4 कंसोलिडेशन में। लेकिन उसके बिलमुकाबिल जब हमने एसोसिएट्स शुरू किया था तो फिर हैंड रिटन पेज नंबर 2 के ऊपर इस सब के बदले में एक लाइन थी, इंटरकंपनी बैलेंसेस बिटवीन पी एंड ए विल नॉट बी कैंसल्ड। आपस के बैलेंसेस कैंसिल नहीं होंगे। कितने लोगों को ये बात आज क्लियर होगी? अब सब्सिडरी के आपस के रिसीवेबल पेएबल कैंसिल किया करने हैं, एसोसिएट के किसी भी किस्म के आपस के रिसीवेबल पेएबल कैंसिल नहीं करने। इस बेस पे 150 वाली एडजस्टमेंट को फारिग करें। और अगर सवाल के अंदर एक लाइन डली होती नीचे, जैसे कल के होमवर्क में थी कि रिक्वायरमेंट शो द आइटम डिस्कस द आइटम्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन योर कैलकुलेशन, तो फिर हम बता के आते हैं इस 150 को हमने कैलकुलेशन में इग्नोर किया बस। ओके आगे यार ये मैं नहीं कर रहा, ये सेल ऑफ स्टॉक है, P2S वाला मशहूर जमाना, इसकी मुझे टेंशन नहीं है। और ये अनसोल्ड है, ये अनसोल्ड है। और ये इसी तरह P2A है, सेल 2, ये क्या है यार? सेल 2S, सेल 2S, तो ये क्या है? P2S, और ये 1000 रुपए। सेल PL रिकॉर्ड शो सेल 2A, तो ये क्या है? अब इन एडजस्टमेंट्स को बैलेंस शीट के सवालों में कैसे डील करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस, भाई ना नोट कर, ये वैसे इनके आने से पहले नोट किया हुआ है, अब ये बातें समझे मेरी। तो अच्छा वो सुन रहे साथ, चलो ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स हमने हर सवालों में की हुई है, बैलेंस शीट के सवाल में भी, P&L के सवाल में भी, इसलिए इन एडजस्टमेंट्स को फिलहाल मैं साइड पे रख रहा हूं। आई अज्यूम कि ये एडजस्टमेंट्स आपसे हो जानी चाहिए थी। नेक्स्ट, अभी बैलेंस शीट का सवाल हमारा चल रहा है। एनुअल इंपेयरमेंट एज इंडिकेटेड इंपेयरमेंट ऑफ 20 मिलियन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन AL। इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री एसोसिएट में हमने क्या पढ़ी थी? हैंड रिटन पेज के ऊपर आता हूं और हैंड रिटन पेज के ऊपर आपको शो करता हूं, हैंड रिटन पेज नंबर 2, इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, CRE डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, 20 रुपए की, ये एंट्री कर लें जी। क्या बोले 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 बोले? CRE डेबिट और इन्वेस्टमेंट और CRE। ओके, वर्किंग 6 के एतबार से इस लाइन का मतलब बताएं। पेड का मतलब है अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर चुका है, इसलिए वर्किंग 6 में हमने शो किया था। अब आप इसको बैलेंस शीट के एंगल से पढ़ें। थोड़ी देर बाद इस लाइन को मैं P&L के एंगल से भी पढ़ाऊंगा, फिलहाल बैलेंस शीट के एंगल से पढ़ें। और आप मुझे बताएं, क्या ये क्वेश्चन नंबर 12 का 5वां सिनेरियो नहीं बन रहा? P ने भी डिविडेंड पे कर दिया, सब्सिडी ने भी पे कर दिया, एसोसिएट ने भी पे कर दिया। तो और मैंने एक दफा बताया था, अगर पे की जगह अनाउंस लिखा होता है फिर भी आप अज्यूम करेंगे पे हो गया, अनलेस के सवाल कह दे कि पे नहीं हुआ। तो इसलिए मोहतरम, अगर इन्होंने डिविडेंड्स पे कर दिए हैं तो सिनेरियो कौन सा बना? 5, सिनेरियो 5 बना।
तो जब 12 का 5 बना तो बताएं अब हमें कुछ करने की जरूरत है? कोई रिसीवेबल पेएबल आपस के पड़े होंगे किताबों में या पे हो गया है? पे हो गया, तो इसलिए इस इंपैक्ट को क्या कर दें, इग्नोर कर दें। बैलेंस शीट सब बनाते हुए इसको फारिग करें और इसके बाद आप बैलेंस शीट में सिर्फ एक चैलेंज आएगा आपको, वो ये आएगा कि सब्सिडरी की प्री मिसिंग है और एसोसिएट की प्री मिसिंग है। तो उसके लिए हम एक वर्किंग कर चुके हैं, वर्किंग 6, तो प्री दोनों की मिसिंग है। अल्लाह का शुक्र है सब्सिडरी की प्री यही उठा लेंगे 353, क्योंकि ये साल के शुरू में खरीदी है, तो ये प्री सब्सिडरी की आ गई। एसोसिएट की प्री निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कि एसोसिएट को हमने 1 अप्रैल को खरीदा है। तो एसोसिएट की प्री निकालने के लिए मैंने आपको अक्सर बताया हुआ है, प्री निकालने के लिए ना बीडी भी डालना पड़ता है। बीडी में कुछ प्रॉफिट डालने पड़ते हैं, सारे प्रॉफिट नहीं मैं कह रहा, कुछ प्रॉफिट डालने पड़ते हैं, ठीक है जी। आप बता दें बीडी कितना है? 224 और 148 में से पुरानों का बताना है आपने, पुरानों का। हमने 1 अप्रैल को खरीदा है, तो फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इंटू 9/12, क्या जवाब आ गया? 335। व्हाट इज दिस, क्लोजिंग और प्री? प्री। ये 335 क्लोजिंग माइनस प्री, 7% लगानी है। ये इंपेयरमेंट की एंट्री हुई है और ये एंट्री कोई सेल ऑफ स्टॉक की होगी, वो आपको पता है। ये बैलेंस शीट अब इंशाल्लाह आपकी बन जाएगी, बैलेंस शीट टैली भी हो जाएगी। बैलेंस शीट में नेगेटिव गुडविल आ रही है, वो सीआरई में चली जाएगी। अगला काम, इधर लाओ यार कैमरा। अब आप क्या करें जी, यार P&L का सवाल सॉल्व करते हैं ना, आप सारी एंट्रीज का सिंगल इंपैक्ट लेके जाना है, आपको डबल एंट्री नहीं सोचनी आपने, ठीक है। लेकिन P&L शुरू करने से पहले ना कुछ एहतियातें जो मोटी मोटी, जिनका एडजस्टमेंट से ताल्लुक नहीं है, जिनका एडजस्टमेंट से ताल्लुक नहीं है, एक एक एहतियात सुनते रहिएगा। इसको एज इट इज फेस पे डालना है, इसको 3/12, 4/12, 10/12 करना पड़ सकता था, लेकिन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले साल के पहले दिन खरीदा है। आज सारी बातें फाइनल हो रही हैं, खत्म हो रही है कंसोलिडेशन, कल से लीज हमने दोबारा शुरू करनी है, तो फिर वॉल्यूम 2 आ जाएगा, फिर अगला टॉपिक इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद शुरू करेंगे, 2 दिन लीज चलाएंगे हम। ये सब्सिडरी का हो गया सारा, और इन द एंड एसोसिएट का आपने कुछ भी नहीं देखना। तो अब पहला काम क्या करना है, इन फिगर्स को फेस पे ले जाना है, इन फिगर्स को फेस पे ले जाना है, लेकिन 2 काम साथ ही करने हैं, वर्किंग 5 और वर्किंग 5.1। तो ये सारी फिगर्स पहले फेस पे जाएंगी, ये पेरेंट की आ गई, ये ब्लू वाली लाइनें भी छोड़ें, ये पेरेंट की आ गई सारी फिगर्स, और ये सारी फिगर्स सब्सिडरी की आ गई। वर्किंग 5 में 616 पे कोई 3/12, 4/12 फैक्टर नहीं लगाना, क्योंकि हमने साल के पहले दिन खरीदा है, तो इसलिए 616 एज इट इज इधर आ गया। इस पे मोहतरम एक फैक्टर मस्ट लगाना है, दूसरा फैक्टर सवाल बताएगा लगाना या नहीं लगाना। हमने कितने % खरीदा है इसको, वो फैक्टर साथ साथ लगाते रहने, वो फैक्टर साथ साथ लगाते रहने, लेकिन मंथ बेस पे पोर्शन करना है या नहीं करना, वो कौन बताएगा? सवाल बताएगा। तो सवाल ने बता दिया है कि मैंने कब खरीदा है, बोले 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 1 अप्रैल को खरीदा है, तो इसलिए इस पे 2 फैक्टर लगेंगे। एक तो 30% हमने इसको बाय किया, वो फैक्टर लगेगा, और 25%, और दूसरा फैक्टर लगेगा 3/12। इसके सारे प्रॉफिट हमारे या 3/12 हमारे? ये देखें, इस पे 2 फैक्टर लगे हैं, 3/12 का भी और 25%। बड़ा अच्छा सवाल था, पूरी एक रिवीजन है इसमें। ओके, अब हर एंगल को, हर एडजस्टमेंट को P&L के एंगल से पढ़ना है। ये एडजस्टमेंट तो P&L में नहीं जाती, बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम है, इन्वेस्टमेंट डेबिट ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। ये जो है खर्चा, सिर्फ खर्चा डेबिट करना है आपने, खर्चा डेबिट, क्रेडिट साइड की टेंशन ना लें, बैलेंस शीट का आइटम है। खर्चा डेबिट, खर्चा बढ़ाना है, गलती हुई है ना, मार्केटिंग एंड ट्रेनिंग को खर्चों में ले आए, गलती से कहां पड़ी हुई थी, इंटेंजिबल्स में, खर्चों में ले आए, तो ये प्लस। लेकिन एक बार यार याद रखिएगा, सर ये क्या क्या चीजें वर्किंग 5 में जा रही हैं, खुदा के लिए हमें बता दें। और भाई मोटी मोटी चीजें हमें पता है वर्किंग 5 में जो जाती हैं, और कई दफा मैंने आपको बताई है मोटी मोटी चीजें कौन सी वर्किंग 5 में जाती हैं। इधर नजर मारें, आप खुद ही बताएंगे। S2P वाला स्टॉक, S2P वाला फिक्स्ड एसेट, इंपेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल जब वो NCI फेयर वैल्यू पे हो, डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस और डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन लॉस, ये चीजें तो जानी ही जानी होती हैं। लेकिन कभी कभी कोई नई चीज आ जाती है, जो काम वाले सवाल में कुछ चीजें आई थी,
जो काम वाला सवाल है, जो काम अकाउंटेंट कर चुका है, और वो मैंने वेबसाइट पे जब अपलोड किया तो जो काम लिखा है साथ उर्दू में, वो आप देख लीजिएगा डाउनलोड करके। तो जो काम वाला जो सवाल है, उस सवाल के अंदर हमने कुछ एडजस्टमेंट्स की थी वर्किंग 5 में। लेकिन आज बता दे मुझे, क्या अगर मैं ट्रेनिंग को खर्चों में डाल रहा हूं तो क्या इस सेस के प्रॉफिट हिट होने चाहिए? सर इतनी लॉजिक याद नहीं रहती, तो फिर रट्टा सुन लें। जब भी एसआरई का लफ्ज आएगा वर्किंग 5 हिट होगी, छोड़े पर इस बातें। जब भी एसआरई का लफ्ज आएगा तो वर्किंग 5 हिट होगी। तो खर्चा बुक करें जी, खर्चे बुक करने से प्रॉफिट। अच्छा, कोई बच्चे से ज्यादा हैं अभी तक ये पूछते हैं क्लास के बता के, सर 87 को आप इधर भी खर्चा बुक कर रहे हैं, 87 का खर्चा हम इधर भी बुक कर रहे हैं, आप चाहते क्या हैं? ओ भाईजान, ये सवाल की अनएडजस्टेड फिगर्स हैं और ये भी सवाल की अनएडजस्टेड फिगर है। या तो मैं इधर से प्रॉफिट लाके इधर फेंक रहा हूं ना, तो फिर तो सही वाला 87 हो चुका हो। समझ रहे हैं बात? ये भी 616 में सवाल से गलत वाला उठा रहा हूं, ये भी गलत है, और ये खर्चे भी मैं किससे उठा रहा हूं? सवाल से उठा रहा हूं। तो इसलिए वर्किंग 5 हिट होगी। यहां आगे चलें जी। बिल्कुल। अब मोहतरम ये जो है P2A A2P, इसकी मुझे टेंशन नहीं है, ये जो स्टॉक वाली है, ये डेटर की एडजस्टमेंट है, इसको भी छोड़ें। इंपेयरमेंट लॉस, P&L के सवालों में कहां जाना है? हैंड रिटन पेज। अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं तो एसोसिएट के लिए हैंड रिटन पेज 2, और अगर P&L बना रहे हैं तो हैंड रिटन पेज नंबर 4। डिडक्ट कर दें वर्किंग 5.1 से। तो इंपेयरमेंट देख लें जी, वर्किंग 5.1 से डिडक्ट हुई है। सिर्फ मैंने एक एडजस्टमेंट आपको छुड़वाई है सवाल की, वो सेल ऑफ स्टॉक की है, क्योंकि वो मेरी नजर में आसान है। आखिरी बात, इस सवाल में ये मसला आया था कि ए का प्रॉफिट की बजाय लॉस आ रहा था। ए के प्रॉफिट की बजाय, आपको याद होगा जो भी बनता है, एस प्रॉफिट अकाउंट बनता है या ए प्रॉफिट अकाउंट बनता है, उसका कैरी डाउन इधर आता है, लेकिन इसका कैरी डाउन इधर नहीं आ रहा, इसका कैरी डाउन दूसरी साइड पे आ रहा है। और लॉजिकली सोचें, 9 के प्रॉफिट में से जब 20 का खर्चा माइनस करेंगे तो लॉस आएगा। लॉस आएगा कितना? 10.75। तो ये 10.75 ब्लू लाइन जो हमने पीबीटी के ऊपर डालनी होती है, ये किस नाम से आ रहा था? लॉस के नाम से। क्लियर? क्लियर? बताएं जी कितना प्रॉफिट आया? इंपेयरमेंट आमतौर पे कैरी डाउन इधर आता था, सारे कैरी डाउन इधर आते हैं, याद रखिएगा। इसका भी कैरी डाउन हमेशा इधर आता है। आज क्या आ गया? लॉस आ गया। तो पीबीटी के ऊपर आज से पहले क्या शो करते थे? आज क्या शो कर दें? लॉस शो कर। अच्छा, अब मोहतरम इस एडजस्टमेंट को P&L के एंगल से पढ़ना है आपने। इस एडजस्टमेंट को P&L के एंगल से पढ़ना है। खामोशी से सुनिएगा बात। पेरेंट ने अगर डिविडेंड बांटा है तो एक बात याद रखिएगा, पेरेंट का डिविडेंड बांटना उसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाता है। सब्सिडरी का डिविडेंड बांटना उसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाता है वर्किंग 6 में। एसोसिएट का डिविडेंड बांटना उसकी स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में जाता है, लेकिन पेरेंट के P&L के मुंह पर इसका अच्छा खासा हिस्सा और इसका थोड़ा बहुता हिस्सा पेरेंट के P&L के मुंह पर आता है, और इसको पेरेंट अदर इनकम में डालता है। इसलिए ये तीनों जो डिविडेंड बांट रहे हैं, जहां तक बांटने की बात है, पेरेंट ने अपने ओनर को 100 बांटा, इसकी टेंशन P&L में कभी नहीं लेनी। सब्सिडरी ने अपने ओनर को 40 बांटा, इसकी टेंशन P&L में कभी नहीं लेनी। एसोसिएट ने अपने ओनर को 11 बांटा, इसकी टेंशन P&L में कभी नहीं लेनी। लेकिन एक और एंगल से सोचना है, ये बांट रहे तो ये एंटाइटल्ड भी तो होगा, ये बांट रहे तो ये एंटाइटल्ड भी तो होगा। तो इसलिए, और अगली बात ये कि माइनस सिर्फ तब करने जब इसने अदर इनकम में डाला हो। तो अदर इनकम में इसने इसलिए डाला होगा, अगले ने पे कर दिया तो इसने रिसीव कर लिया होगा। तो इन दोनों को पकड़े, 40 और 11 को, 40 और 11 को पकड़े और फुट नोट में ले आए 40 और 11 को। और 40 का 80% 32 और 11 का 25% 2.7। 32 और 2.7 को अदर इनकम में से माइनस कर दिया। ये कितने लोगों ने घर में किया था? 32 और 2.7 को अदर इनकम में से माइनस। डन? किसी को इसकी लॉजिक पता हो? 32 को क्यों माइनस करते हैं? सब्सिडरी का डिविडेंड निकालो, ये छोटी सोच है। सब्सिडरी का डिविडेंड निकालो, उसकी सेल डालो, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल डालो, उसका पूरा पैड डाल लो अपने अंदर।
ये सारी चीजें उसकी लो, पैट लो, डिविडेंड पे नजर ना रखो। आगे चलें, एसोसिएट का डिविडेंड छोड़ो, एसोसिएट का डिविडेंड छोड़ो, उसके किस पे नजर रखो, प्रॉफिट या लॉस पे नजर रखो। अब आप ये ना सवाल पूछिएगा लॉस आ रहा है क्यों डिविडेंड बांट दिए, इन चक्रों में ना पड़े हो मादी बला से। सवाल को दोबारा करने आज होमवर्क तो नहीं लेना कोई। यार अब आपकी मर्जी है, मैं ये बाइंडिंग नहीं कर रहा, आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है। क्वेश्चन 11 आपने करना है, टाइम मिला तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन 11 पेज नंबर 835। 835 भाई लाइट ऑन कर दो जरा उधर, पॉज करना जरा तो क्लास अपलोड होगी। रिकॉर्डिंग ऑन करो, रिकॉर्डिंग ऑन करो जल्दी। अच्छा हजरात आप आ जाएं, एक छोटा सा क्वेश्चन है IAS 28। पेज नंबर 639। पेज नंबर 639। अब हम बड़ा रिलैक्स करेंगे, आज आसान सा सवाल है। क्वेश्चन 3, द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ पेरेंट लिमिटेड एंड सवाल में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। पेरेंट लिमिटेड एंड सब्सिडियरी लिमिटेड एंड एसोसिएट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। नहीं बताऊंगा मैं पेज नंबर। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, खर्चे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर, ओए होए 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 OCI। अच्छा भाई सरप्लस किसकी बुक्स में नजर आ रहा है? एसोसिएट। क्लियर? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 44, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 9। ओके, ये क्या है? पैट। और ये क्या है? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और ये क्या है? रिवैल्यूएशन सरप्लस। आपने घबराना नहीं है, वर्किंग नंबर 5 और वर्किंग 5.1 लिख लें, देखी जाएगी। पैट के साथ लिखते होते हैं ना, वर्किंग 5 और वर्किंग 5.1। यार इसको वर्किंग 5 में क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि 40% हमारा नहीं है, इसलिए वर्किंग 5 में लेके जाते हैं। इसको वर्किंग 5 में इसलिए लेके जाते हैं कि 40% हमारा वो एनसीआई का। इसको वर्किंग 5.1 में क्यों लेके जाते हैं? 20% हमारा है, 7-7 परसेंटेज लगानी होती है ना सर। तो इसको वर्किंग 5 में क्यों लेके जाते हैं? 40% एनसीआई को देने के लिए। और इसे वर्किंग 5.1 में क्यों लेके जाते हैं? आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ पीएल्स इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज। यकम जनवरी 17, काफी साल पहले, यकम जनवरी 17, और एसोसिएट की हमारे साल के पहले दिन। नेक्स्ट P&L, P&L कौन कौन? पेरेंट और फॉलो रिवैल्यूएशन मॉडल, फॉलो इन सेपरेट बुक्स। जारी बात है सेपरेट बुक्स में कर रहे होंगे ना। P&L फॉलो रिवैल्यूएशन मॉडल इन सेपरेट बुक्स। वेयर एज वो जो सब्सिडरी चाची है बीच में, वेयर एज सब्सिडरी, जो ये जो खाली फिगर थी यहां, वेयर एज सब्सिडरी फॉलोज कॉस्ट मॉडल इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये कौन सा मॉडल यूज करिए? कॉस्ट मॉडल। इफ एसएल हैड अडॉप्टेड रिवैल्यूएशन मॉडल, अगर उसने रिवैल्यूएशन मॉडल पसंद किया होता तो एसएल वुड हैव रिकॉर्डेड द रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 8 फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000, तो उसने भी 8 का सरप्लस रिकॉर्ड किया होता। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, मैंने आज तक बताया नहीं था, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ग्रुप के एंगल से नहीं है इस वक्त। ग्रुप में पेरेंट और एसोसिएट कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा मैंने आज तक कभी आपको बैलेंस शीट का सवाल नहीं करवाया ऐसा जिसमें ऑलरेडी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहे हो। वो एक रिवैल्यूएशन की एंट्री होती थी, वो गुडविल निकालने के लिए होती थी। बैलेंस शीट के भी सवाल ना नीचे कुछ पड़े हुए हैं, अगला टॉपिक शुरू करूंगा साथ साथ आपको बताऊंगा रिवैल्यूएशन मॉडल के सवाल। अभी सिर्फ P&L के एंगल से बातें सोचें, बैलेंस शीट के एंगल से और बातें पिछली बातों से लिंक ना करें, कोई पिछली बात से लिंक नहीं करने की जरूरत। अच्छा फिलहाल जिस तरह मैं सोचने को कह रहा हूँ, पेरेंट कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन मॉडल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यानी पेरेंट की यार कोई लैंड होगी 50 रुपए की, वो 60 पे ले गया होगा तो 10 रुपए का सरप्लस आ गया।
एसोसिएट की कोई लैंड होगी 50 रुपए वाली, वो 54 रुपए पे ले गया होगा, 4 का सरप्लस आ गया। सब्सिडरी से कहा तू क्यों नहीं लैंड रिवैल्यू कर रही, कहती नहीं करूंगी मैं, मुझे कॉस्ट मॉडल पसंद है। और चाची मान नहीं, मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉस्ट, कोई मना नहीं कर सकता इसको, सब्सिडरी की मर्जी है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मर्जी करे। तो एज पर द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी ने कोई एरर नहीं की हुई, लेकिन कंसोलिडेशन करते हुए अगर कंसिस्टेंसी हो तो यूजर को अच्छी इंफॉर्मेशन जाएगी। तो अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं तो किसको कंसोलिडेशन पर्पस के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले आए, सब्सिडरी को, फॉर द पर्पस ऑफ ओनली कंसोलिडेशन। लेकिन स्टिल वो अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा मॉडल यूज करती रहेगी, लेकिन कंसोलिडेशन पर्पस के लिए हम उसे किस मॉडल पे आ रहे हैं। तो बस कुछ भी नहीं है, इस लाइन में कोई जान नहीं है, आप बस ऐसा करें सवाल बदल लें, यहाँ 8 ला के लिख लें, 8 लिख लें, टोटल कितना हो जाएगा 30। सवाल शुरू करें। बस मेरा ये इसको लाने का यहाँ मकसद क्या है, कंसिस्टेंसी। सवाल नहीं बदलना पेपर में, लेकिन मैं जरा आपको समझने के लिए यहां लिख के दे रहा हूं। तो अब हमने तीनों को किस पे ले आना है, तो अब आप अपना कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना शुरू करें। इतना सा सवाल था, कितनी देर में हो जाएगा इंशाल्लाह, 20 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, अब नहीं बोलता ये कितने मिनट में होगा। चलें अच्छा, पेरेंट बनके इस पे नजर रखें, पेरेंट बनके इस पे नजर रखें और कुछ बोले, इसमें 40% मेरा नहीं है, रोए, इसमें 40% मेरा नहीं है, ठीक है। इस 5 में नजर रखें और कहें इसमें 20% मेरा है, इसमें 20% मेरा है। असल में ना दोनों को डिफरेंट तरीके से हम लेके चलते हैं, आपको पता है। इसमें ये सोचते हैं कि कितना हमारा नहीं है और इसमें सोचते हैं कि कितना हमारा है, जिसको मैंने उर्दू में कहा था 7-7 परसेंटेजेस लगाया करें, तो वो वाली बात। तो इसमें इस 22 पे ललचाई हुई नजरों से नहीं देखना, ललचाई हुई नजरों से नहीं देखना, मुंह में पानी ना इस 22 को देख के। इस 22 ये 34 मेरा है, बस 34 की टेंशन नहीं है। इस 22 का मसला बताएं, इसमें 40% हमारा नहीं है, बल्कि किसका है, इस 5 के बारे में बोले 20% हमारा है, और वही बात 8 और 4 के बारे में बोल दें। 8 के सरप्लस में 40% हमारा और 4 के सरप्लस में 20% हमारा है। अल्लाहु अकबर। वर्किंग 5.2, वर्किंग 5.3, ये करना पड़ेगा ना कितना हमारा कितना नहीं है, तो वर्किंग्स में जाके करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी के लिए जरा नोट कर लें, फिर इनको भी वर्किंग में तकसीम करना पड़ेगा। अच्छा जी, यार हम इनसे क्यों नहीं खेल रहे, अपने पैट से, अपने सरप्लस से, ये तो सारा ही हमारा है, ठीक है जी। ये किसका पैट है, सब्सिडरी का पेट है। अच्छा, ये किसका पेट है, एसोसिएट का। ये किसकी कमर है, सब्सिडरी की, और ये एसोसिएट की। अच्छा जी, ये 4 वर्किंग्स ओपन करें पहले। वर्किंग नंबर 5, जी हेडिंग बोलें, इसका सोल्यूशन नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, पता नहीं होगा शायद। एस प्रॉफिट बोलें कितना, 22। वर्किंग 5 ए का, यार इसमें ना 7-7 परसेंटेजेस लगानी होती हैं, इसमें फिर एंड का वेट नहीं करना होता। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, सारा तो हमारा नहीं, 5 में से सिर्फ 1 हमारा है। वर्किंग 5.2 एस ओसीआई, एस ओसीआई, एस की ओसीआई 30 नहीं 8। ये इनको काट दें, ये कंफ्यूजिंग है, इसको ना असल में कहीं लेके नहीं जाना कि ये टीसीआई है, इनको कहाँ लेके जाना, इनको तो कहीं नहीं लेके जाना। वो तो ऊपर सेल्स से चलेंगे तो टीसीआई एंड पे खुद ही टोटल्स में आ जाएगा, इसको तो नहीं कहीं लेके जाना, परेशान करेगी। 8, कुछ लोगों का बैठना ही साथ परेशान करने के लिए काफी होता है। एसओसीआई कितनी है, एस की ओसीआई 8। भाई ये एसओसीआई नहीं है, सब्सिडरी की ओसीआई है। वर्किंग 5.3
एसोसिएट की जान ले लें, ओसीआई फॉर परसेंटेजेस साथ साथ लगाएं। एसोसिएट की सारी ओसीआई कितनी है, इसमें हमारी कितनी है 0.8। अच्छा अब मेरे भाई देखें इधर, यार अब इसकी टेंशन नहीं है, ये तो बस कैरी डाउन ही निकाले ना, ये ऑलरेडी हमारी परसेंटेज है। हाँ ये ऑलरेडी हमारी है ना, बस कैरी डाउन निकालें, खत्म करें बात। लेकिन इधर कैरी डाउन ही निकालना, इधर आपको याद होगा एडजस्टमेंट्स कोई नहीं है सवाल में, मैंने सवाल पढ़ लिया है। एस प्रॉफिट में कोई सेल ऑफ स्टॉक बाय एस टू पी नहीं है, कोई कुछ नहीं, एडजस्टमेंट्स नहीं है सवाल में। एडजस्टमेंट डाल के तो मैं आपको सवाल दूंगा टेस्ट में, वो अलग बात है। अभी एडजस्टमेंट्स नहीं है तो क्या होगा यार, एस टू पी इधर डाल दीजिएगा, तो ऐसे हंसने लग जाते हैं जैसे बीए कर रहे हैं। अच्छा सीआरई एनसीआई और इधर भी बोले तो भाई ये तो यार आपको याद होगा ना, वर्किंग 5 सीआरई एनसीआई में क्लोज होती थी और वर्किंग 5.1 का कैरी डाउन निकलता था, इतना तो याद होगा ही, अभी थोड़ी देर पहले किया हमने। अच्छा जी ये तो ऑलरेडी हमारी परसेंटेज लग के ही निकला हुआ है, तो इसकी टेंशन नहीं है। 22 के बारे में अभी आपने क्या फिक्रा बोला था तारीखी, वो फिक्रे दोबारा बोल दें जरा। 22 का 40% हमारा नहीं है, 5 का 20% हमारा, 8 का 40% हमारा और 4 का। अब सिर्फ क्या टेंशन लूं मैं कि 22 का 40% हमारा 8 पॉइंट, और इधर 8 का 40% 3.2 और सीआरई नो नीड। चलिए आप तसल्ली से नोट कर लें। हाँ जी आज करेंगे। क्वेश्चन नहीं मेंट किया, कंसिस्टेंसी के लिए हमने किया कि तीनों को रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले आए। किसका? फिलहाल उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आ रहा ना, लेकिन हाँ लेकिन उसके एसेट्स तो रिवैल्यू कर सकते हैं ना, हम मार्केट में कीमत तो लगवा सकते हैं ना उनकी। मैं कह रहा हूँ पिछली वर्किंग से मिक्स ना करो, बैलेंस शीट में ये एडजस्टमेंट्स करवाऊंगा कभी, अभी मैं सिर्फ पीएनएल में करवा रहा हूँ। ये आफ्टर वाला है, ये वर्किंग वन वाला नहीं है, ये बाद में आया होगा, ये वो वाला होगा। अच्छा चलिए जी हतमी फिक्रे बोल दें। 22-40% हमारा, 5 किताब पे देखा करें, 5 पे उंगली रखें, पहले 5 पे देखें, किसी और 5 पे तो नहीं उंगली रखी हुई उसने। अच्छा 5 20% हमारा, 8 40% हमारा, 4 20% हमारा। चलें जी शुरू करें। पी ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2019। खामो वैसे तो सेल वगैरह, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह लिखना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि सवाल में दी नहीं हुई, तो जीपी से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो जीपी कितना है जी, सवाल में सेल कॉस्ट ऑफ सेल नहीं दी हुई, 50 और सॉरी यार ये काटना था सवाल शुरू करने से पहले, जिस बात में उसी ही ना काट दीजिएगा। बोलें जी जीपी 50 प्लस 35 85। आगे बोलें जी खर्चे 10 प्लस 8। क्या चीज? हाँ तो जी आज तो गिवन नहीं है ना, एडजस्टमेंट्स कोई नहीं होंगे ना इस वजह से फिर। अच्छा जी उसके बाद इनकम टैक्स 6 और 5। अब भाई इनकम टैक्स तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स से पहले हमने क्या निकालना होता है, पीबीटी। इनकम टैक्स से पहले क्या निकालना होता है, पीबीटी, और इसके बाद क्या माइनस करना होता है, टैक्स। बोलें 6 प्लस 5, इसके बाद क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके चलें जी अब आप मुझे बता दें ये ब्लू लाइन की जगह मैंने क्यों छोड़ी है, शेयर ऑफ। अच्छा पहले अभी मुझे ये बता दें, यहां तक एक लॉजिकल सी बात पूछने लगाऊं, 50 - 10 - 6
भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनने लगी है। 50 माइनस 10 माइनस 6, ये बस ये किसका पैट है? अभी पैट ही है। 35 माइनस 60 माइनस 5, ये किसका पैट है? ओहो, सब्सिडी का सारा पैट आपने डाल दिया। अभी एट्रीब्यूटेबल वाली वर्किंग करेंगे। सब्सिडी का सारा पैट आपने डाल दिया, अभी एट्रीब्यूटेबल वाली वर्किंग करेंगे। लेकिन एक बात बता दे, पी का भी पैट डाल लिया, एस का भी पैट डाल लिया, माना के बाद में एट्रीब्यूट कर देंगे इसको, लेकिन पी का भी पैट डाल दिया, एस का भी पैट डाल दिया। कौन ऐसा ऐसा बोल रहा है? ए, मेरा भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डालो यहां। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है हजरात? उसमें से हमारा कितना है? तो वही वर्किंग 5.1 आपको पता है यहां आती थी। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। वर्किंग 5.1 चलें जी। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट जी, बोलें। वर्किंग 5 पॉइंट, वर्किंग्स हमने करके रखी हुई है, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां उठा लेंगे। वर्किंग्स करके पहले ही तैयार है, इसको कहते हैं तैयार माल। ये तैयार माल है जी। वर्किंग 5.1 चलो भाई, ओवर हो गया। पीपीटी निकालो। 68 57 यार मैं यहां तक डबल अंडरलाइन लगा तो दूं, लेकिन मैंने टीसीआई भी कैलकुलेट करना है। यहां तक मैं भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बातें शुरू होने लगी हैं। यहां तक सारा पुराना काम किया है। अब प्रेजेंटेशन पे आपने फोकस करना है चीजों की, और फिगर्स में कहां से उठा रहा हूं ये देखते रहना है। ये अब 5 मिनट आपने फुल अटेंशन देनी है। एट्रीब्यूटेबल टू वाली को थोड़ा होल्ड पे कर दें वर्किंग को, अभी नहीं हो सकती एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल इसलिए नहीं हो सकती कि आज पैड के नीचे उधर भी कोई चीजें पड़ी हुई हैं, तो वो जो पैड के नीचे सामान आज पड़ा हुआ है इधर, ये देखें ओसीआई वगैरह, तो पैड के नीचे जो चीजें पड़ी हुई हैं इसको भी यहाँ भी तो लेके आना ना, मुंह के ऊपर, फेस के ऊपर। एट्रीब्यूशन तो बाद में होगी, एट्रीब्यूशन की भी टेंशन ना लें। आज एट्रीब्यूटेबल वाली वर्किंग थोड़ा इस साइड पे कर लेंगे। वर्किंग तो नहीं होती, फेस का पार्ट ही होती है। तो इस पैड के नीचे मैं डबल अंडरलाइन नहीं लगा सकता आज, इसको सीट बेल्ट नहीं पहना सकते, इसके नीचे डबल अंडरलाइन नहीं लगानी। ठीक है जी। अब क्या डालना है यहाँ, नई लाइन आज, एड ओसीआई। लेस भी हो सकती है वो, तो ओसीआई में भी लॉस आ सकता है। एड ओसीआई। इसमें अब आपने मुझे थोड़ा सा बताना है कि ओसीआई में मैं शो करूंगा रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यूएशन सरप्लस थोड़ा सा सोच लें सवाल में देख के कि रीवैल्यूएशन सरप्लस आपने कैसे शो करना है। भाई जिस तरह सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, खर्चे और अदर इनकम और टैक्स आता है, आपको पता है पी और एस के हम जमा करके लिखते हैं। आपको पता है पी और एस के खर्चे जमा करके लिखते हैं। आपको पता है पी और एस की सेल, कॉस्ट ऑफ सेल जमा करके लिखते हैं। तो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल जमा करके लिखी, खर्चे जमा करके लिखे, टैक्स ये इसी तरह टैक्स जमा करके लिखा। इसको ले जाएं, इसको ले जाएं 10 और 8 को। टेंशन ना लें, 8 को बाद में एट्रीब्यूट कर दूंगा, 8 की टेंशन ना लेके 8 सारा जा रहा है, कोई नहीं, फिलहाल सारा ले जाएं, 8 देखी जाएगी। सेल भी तो सारी लेके जाते थे, कॉस्ट ऑफ सेल भी तो सारी लेके जाते थे, तो सेल सारी, कॉस्ट ऑफ सेल सारी, खर्चे सारे, तो सरप्लस सारा। 10 प्लस 8 बिल्कुल उसी पैटर्न पे कितना 18। और ब्लू मार्कर से एक लाइन डाल लें, शेयर, वो ब्लू मार्कर से एक लाइन डाल दे, चाय भी आ गई है। ब्लू मार्क एक कप आई है ना, हाँ भाई। अच्छा, ब्लू मार्कर से एक लाइन डाल दें, बोले क्या? शेयर ऑफ ओसीआई फ्रॉम एसोसिएट। 100% वही काम, शेयर ऑफ ओसीआई फ्रॉम। बड़ी कंसिस्टेंसी आपको नजर आएगी इस कैलकुलेशन में, शेयर ऑफ ओसीआई फ्रॉम एसोसिएट। अच्छा जी, चल मेरी बात बता, पी और एस के सेल जमा करते थे, कॉस्ट ऑफ सेल जमा करते थे, खर्चे जमा करते थे, तो पी और एस का ओसीआई फिलहाल बाद में एट्रीब्यूट कर देंगे, उसकी टेंशन ना लें। एसोसिएट का डालते ही अपने वाला हिस्सा थे, तो एसोसिएट के ओसीआई का अपने वाला हिस्सा बता दें। प्रॉफिट का भी तो ले लिया ना 1, ये भी अपने वाला हिस्सा ले लें, कितना 0.8। अब यार आपने अगर इसका सब टोटल करना है वो आपकी मर्जी है, इसका सब टोटल आपने करना है तो वो करा दें, वो 18.8 ग्रैंड टोटल के साथ प्लस लिखवा दें, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। डन। तो 57 पैट है जिसको मैं क्लोज करना चाह रहा था लेकिन नहीं किया,
75 अबू बकर ये नजर आ रहा है यहां तक 75.8। अब शुरू करेंगे कौन सी वर्किंग? एट्रीब्यूटेबल वाली। अच्छा, आप ना थोड़ा सा अपनी किताब पे जरा आप स्टाइल मारें, ये इस तरह किताब पे रखें उंगली, आपकी तो इतनी सी आ जाएंगी ना, इसी तरह इस तरह किताब पे रखें उंगली, पी और एस, पी और अपने रजिस्टर पे ले जाएं, फिर टेक्स्ट साथ साथ मेरे टेक्स्ट पे रखें, पी और एस, वहां ऐसे रखा करें, यहां ऐसे लाके रखा करें, पी और एस, और साथ साथ ये वीडियो भी अपने हाथ की लेते रहे ताकि 10 और 8 पी और एस, 10 और 8 पी और एस, और फिर एंड पे किसके डाल दें? एसोसिएट के लिए ब्लू लाइन। तो सफे के टॉप पे लिख लें जरा, पी और एस का सरप्लस पूरा लिखा करेंगे और एसोसिएट के सरप्लस के लिए नई लाइन डालेंगे। पी और एस का सरप्लस पूरा लिखा करेंगे और एसोसिएट के सरप्लस के लिए नई लाइन डाल दिया करेंगे। ये वर्किंग कौन सी थी? वर्किंग 5.3। पी और एस का पूरा सरप्लस लिखेंगे फॉर द ईयर, फॉर पूरा सरप्लस लिखेंगे और एसोसिएट के सरप्लस के लिए लाइन डाल देंगे। क्लियर? अच्छा, अब पैट में और ओसीआई में मसला बता दें, यह सवाल बस खत्म करें। पैट या ओसीआई में को मसला बता दें। पैट में बता दें, मेरी ये देखिएगा प्लीज, मेरी उंगली देखिएगा कहां पड़ी हुई है, ये 57। खैर जो भी कुछ लोग लिख रहे हैं भाई, ये भाई का मास्क नाक के ऊपर करें, उनको अटेंटिव करें इधर। अच्छा 57 आ रहा है, 57 को एट्रीब्यूट करने या नहीं सोच के बता दें। 57 में पेरेंट का पैट पड़ा है, कोई टेंशन? 57 में सब्सिडरी का सारा पैट पड़ा है, टेंशन लें? अच्छा, इस 57 में ये 1 भी पड़ा है तो ये तो ऑलरेडी हमारा शेयर लग के निकला है, तो इसकी टेंशन सिर्फ किसकी टेंशन है? तो वो जिस तरह एट्रीब्यूशन करते थे उसी तरह कर दें। इनकी भी एट्रीब्यूशन मैं करूंगा, सब्र कर जाएं, फिलहाल मुझे पुरानी एट्रीब्यूशन करने दें। तो आज ना प्रॉपर लिखे, एट्रीब्यूटेबल टू नहीं, पैट एट्रीब्यूटेबल टू, पैट एट्रीब्यूटेबल टू, एट्रीब्यूटेबल, पैट एट्रीब्यूटेबल टू करवाएं जी, एट्रीब्यूट करवाएं पुराने तरीके से, पुराने तरीके से। तरतीब देखिएगा, तरतीब मेरी फिगर्स लिखने की तरतीब, तरतीब 50 ये सबका पैट है बिल्कुल। इसमें एनसीआई को कितना देना है? वही पुराना 8.8 और बाकी पेरेंट को कितना? 48.2। क्या एट्रीब्यूट हो गया? अभी जो मैंने आपके सामने वर्किंग शो की है, क्या ये मैंने तकसीम या एट्रीब्यूट कर दिया है? डन। अब आप मुझे राय दें कि पैट मैंने तकसीम कर दिया पुराने तरीके से, और इसमें तरतीब देखें अगर आप लोगों ने नहीं देखी थी। मैंने पहले 57 पकड़ा था पुराने तरीके से, 57 यहां लिखा था, और पैट ओसीआई नहीं, पैट, पैट पकड़ के यहां पे लाए थे 8.8 वाला, और ये फिगर क्या आ गई थी? बैलेंसिंग। अब अगला फिगर आपने मुझे बोल के बताना है कि आपके जहन में क्या आ रहा है, ओसीआई को एट्रीब्यूट करूं ना करूं? अच्छा चले, आपके कहने पे मैं एक हेडिंग डाल देता हूं, ओसीआई एट्रीब्यूटेबल टू। क्या? ठीक है जी, ये भी एट्रीब्यूशन हो जाएगी। फिर अगली राय मुझे दें, टीसीआई को एट्रीब्यूट करूं ना करूं? बहुत ज्यादा एट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो क्या आप इसमें मेरे से एग्री कर गए हैं कि पैट को तकसीम करना है? क्या इस पे भी एग्री कर गए हैं ओसीआई को तकसीम करना है? अब ये मैं आपसे राय ले रहा हूं यूजर की आसानी के लिए, अगर यूजर कहे टीसीआई मुझे एट्रीब्यूट करके दे दो, तो टीसीआई को भी एट्रीब्यूट कर सकते तो है ना, कर सकते तो है ना एट्रीब्यूट। अफसोस से ऐलान किया जाता है
स्टैंडर्ड कहते हैं ओसीआई की एट्रीब्यूशन नहीं करनी, आप सिर्फ टीसीआई की कर दो। डिस्क्लोजर्स में ना स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है आप सिर्फ टीसीआई को एट्रीब्यूट कर दो, ओसीआई की एट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अब ठीक है यार, उसकी मर्जी, वो सिर्फ किसका एट्रीब्यूट करवाना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये 3 एट्रीब्यूशंस हो सकती थी। एक स्टैंडर्ड ने कहा मुझे नहीं जरूरत, मेरे ख्याल से कोई इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मुझे टीसीआई क्या कर दो, एट्रीब्यूट कर दो। तो ये लिखें आप, 3 चीजें तकसीम हो सकती हैं। क्या तकसीम हो सकता है? पैट, पैट क्या होता है? रियलाइज खुशी, इसे तकसीम कर दिया। ओसीआई क्या होता है? चीज बड़ी बड़ी महंगी होगी बेची नहीं, अनरियलाइज खुशी, ये भी तकसीम हो सकती है। और ये कौन सी खुशी है? रियलाइज जमा अनरियलाइज खुशी। अब कुछ लोगों ने राय दी तीनों के एट्रीब्यूट करो, लेकिन स्टैंडर्ड ने गुंजाइश रखी हुई है, अगर आप करना चाहें तीनों को एट्रीब्यूट कर सकते हैं पेपर में, अगर आपके पास टाइम हो। लेकिन आईकैप भी मैंने सॉल्यूशंस में देखा है कि जितना स्टैंडर्ड ने कहा है सिर्फ उतना ही कर रहा है, खाली पैट को तकसीम कर रहे हैं। ये क्या है? पैट क्या है? रियलाइज खुशी। रियलाइज में अनरियलाइज खुशी डाल दें तो टोटल खुशियां, तो टोटल खुशियों को सिर्फ एट्रीब्यूट करना है। अगर आपका दिल चाहे, मैं स्टिल कह रहा हूं ओसीआई को एट्रीब्यूट कर दीजिएगा, मार्क्स नहीं कटेंगे, टाइम जरूर जाया हो जाएगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। इतनी ज्यादा एट्रीब्यूशंस क्यों करनी है? 2 एट्रीब्यूशंस कर देते हैं, नंबर 1 किसकी और नंबर 2 टीसीआई की। एट्रीब्यूशन करने का तरीका क्या होता है? ये लिखे आप लोगों ने, तकसीम तकसीम और इधर काटे। एट्रीब्यूशन करने का तरीका क्या होता है? इस फिगर को पहले पकड़ लो। अब इधर मैं क्या लिखूं? मिलता जुलता लफ्ज लिखवाएं यार, आप खुद ही करें। टीसीआई एट्रीब्यूटेबल ट्राई करें, जरा ट्राई करें। टीसीआई एट्रीब्यूटेबल टू हो जाएगी इंशाल्लाह। 70-80% बच्चे कर लेते हैं। टीसीआई एट्रीब्यूट करें। ओसीआई ये किस तरह, ये एट्रीब्यूशन तो उसकी करनी है ना, तो छोड़ फिर छोड़ अच्छा टीसीआई करो ट्राई पहले, डन। टीसीआई एट्रीब्यूटेबल टू। तकसीम करने का तरीका क्या होता है? पहले पूरी चीज लाके रखी जाती है, फिर तकसीम होती है। तो पहले पूरी चीज लाके रखें 75 पॉइंट। याद रखिएगा इसमें पैट ओसीआई दोनों है, फिर अगली बात समझ आ सकती है। इसमें पैट ओसीआई दोनों पड़े हैं। मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है, अकाउंटिंग नहीं है, इतनी थोड़ी सी अकल वाली बातें हैं, जरा अकाउंटिंग की बातें नहीं है शायद। 75.8 इसमें से किस किस को देने? यार जब अब बात टीसीआई की शुरू हो गई है तो फिर एनसीआई कहेगी, इमरान खान कहेगा मुझे सब्सिडरी का पैट भी दो और मुझे सब्सिडरी की ओसीआई भी दो, क्योंकि तुम बात करते हो टोटल खुशियों की। तो जब टोटल खुशियों की बात होती है तो उसमें रियलाइज खुशियां और आने वाली खुशियां, वो दोनों शामिल करके टोटल खुशियां मुझे दो। तो आप बताएं जी, इमरान खान के लिए अगर मैं टीसीआई निकालना चाहूं तो इमरान खान के लिए पैट में कितना हिस्सा है? 8.8 वर्किंग 5। ये पैट का हिस्सा इमरान खान का हो गया और 3 पॉइंट जी 5.2 वर्किंग हमने इसलिए करके रख ली थी, साथ साथ जरूरत पड़ेगी उनको यूज करते रहेंगे। अब आप मुझे बता दें मैं किसे तकसीम करने लगा हूं? टीसीआई को। टीसीआई को तकसीम करने का क्या मतलब है? टोटल खुशियां तकसीम करनी है। तो अब ये बोंगी तो नहीं मारेंगे इमरान खान को ये वाली खुशी पहले दे दी या नहीं, ऐसी बातें ना करें। पैट अलग चीज है, टीसीआई में पैट और ओसीआई दोनों बड़े होते हैं। तो अब बोलें इमरान खान की अगर टोटल खुशियों की बात करें तो रियलाइज खुशियों में उसका कितना हिस्सा है? अनरियलाइज खुशियों में 63.8। अच्छा ये ना एट्रीब्यूटेबल में एसोसिएट की टेंशन क्यों नहीं होती हमें? एट्रीब्यूटेबल में खाली सब्सिडरी की टेंशन होती है, एसोसिएट ऑलरेडी 7 परसेंटेजेस लगी होती है, इसलिए एसोसिएट की टेंशन नहीं होती। तो लिख लें सफे के टॉप पे, ओसीआई की एट्रीब्यूशन नहीं करनी, नई एट्रीब्यूशन टीसीआई की करनी है जी। फिर वो उसको कॉस्ट पे लाते हैं, ये बातें करनी है मैंने। ओके होमवर्क मैंने ऑप्शनल रखा है आज, होमवर्क करना है करें, नहीं करना ना करें, ये तो ये सवाल बस कर लीजिएगा, और पिछला तो होमवर्क वाला रहता है तो आपकी मर्जी है। ले आओ भाई कैमरा इधर।
हाँ जी, कल वाला पास्ट पेपर, कल वाला पास्ट पेपर निकालें। पेज नंबर कौन सा? 830। हाँ, होमवर्क वाला। ना भाई खामोश प्लीज, नई चीज पढ़ाने को ना कहें मुझे, इतना आप बस कर दें। नई चीज पढ़ाएं, हाथ हो गई 5 मिनट, इतना ना किया करें, बस टीचर का भी ख्याल रखें। पेज 647, पेज 640, नई चीज पढ़ा दूं। अच्छा, पेज 647 परसों वाला होमवर्क। एक बैलेंस शीट हमने बनानी थी, कल वाला नहीं, परसों वाला। ये एक बैलेंस शीट हमने बनाई थी, 5 पेपर का क्वेश्चन 2 जो था। ये लाइन क्या लिखी हुई थी? लिस्ट डाउन द एडिशनल इंफॉर्मेशन हैविंग। एक बात याद रखिएगा, लिस्ट डाउन और एक्सप्लेन में क्या फर्क होता है? लिस्ट डाउन और एक्सप्लेन, लिस्ट डाउन में बस बता दो कि ये चीज इग्नोर करनी है, वजह बताने की जरूरत, लिस्ट डाउन कर दो, क्योंकि उसको भी पता है कंसोलिडेशन की ज्यादा वजूहात हमारे सिलेबस में नहीं है, बस इसको चलाएंगे तो लिस्ट डाउन करके बता दो जिन चीजों को इग्नोर करना है। अच्छा भाई, इसमें हमने सऊदी किंग को कहा था कि अगर सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया ना तो हम तुम्हें फरवरी में पैसे दे देंगे। तो मैंने कहा था इसकी प्रेजेंट वैल्यू इसलिए नहीं निकालनी कि ऑलरेडी उसने फेयर वैल्यू का लफ्ज लिखा हुआ है, तो ये उसने प्रेजेंट वैल्यू खुद निकाल दी है, इस वजह से डिस्काउंट रेट को हमने यूज नहीं करना। और अगर सवाल में ये लिखा होता कि सऊदी किंग मैं तुम्हें 4 साल बाद पैसे दे दूंगा, सब्सिडरी अच्छा परफॉर्म करे बुरा परफॉर्म करे बिला से, ये पैसे मैंने तुम्हें देने ही देने हैं, तो ये तो वो फिर वो ऐसी लाइबिलिटी होती है, आपको याद है, जिसकी डिस्काउंटिंग करते थे, फिर उसमें इंटरेस्ट डालते थे और ऐड करते थे। तो इसलिए जब ये ऑलरेडी फेयर वैल्यूज गिवन है तो प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट रेट से निकालने की जरूरत है या कोई जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। अगली बात, यार सवाल की रिक्वायरमेंट थी बैलेंस शीट बनाना। सवाल की क्या रिक्वायरमेंट थी? सवाल की रिक्वायरमेंट P&L बनाना नहीं थी। और याद रखिएगा वर्किंग 6 भी सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो हम अपनी तरफ से बनाते हैं ना। सवाल की रिक्वायरमेंट वर्किंग 6 बनाना होती है, वो तो कभी भी नहीं होगी, वो हम अपने लिए बनाया करेंगे वर्किंग 6। और प्रॉफिट एंड लॉस सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर मैं डिविडेंड के बारे में आपसे डिस्कशन करूं तो डिविडेंड जो है अगर वर्किंग 6 के एंगल से बात करूं तो पे हो गया, तो पे वाली चीज अकाउंटेंट भूल नहीं सकता। तो वर्किंग 6 में कल मैंने क्या कहा था, रिकॉर्ड शो करें अगर जरूरत पड़े। मुझे नहीं पता सवाल में वर्किंग 6 की जरूरत पड़ी थी या नहीं पड़ी थी। अच्छा, अगली बात, P&L के एंगल से क्योंकि अदर इनकम में पड़ा हुआ है इसलिए निकालना पड़ेगा, लेकिन सवाल कह रहा है कि पॉइंट ए सॉल्व करते हुए आपको किन चीजों की जरूरत पड़ी, तो उसे कहो मुझे डिविडेंड की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये तो क्वेश्चन 12 के 5वां सिनेरियो है ना, पेड वाला सिनेरियो, तो आपस के रिसीवेबल बैलेंस शीट में नहीं पड़े हुए, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो हाँ, P&L का सवाल हो रहा होता तो जरूरत पड़ती, एक इसकी जरूरत नहीं पड़ी, एक इसकी जरूरत नहीं पड़ी, और एक तो कल आपको मैंने बता दिया था, अभी सुबह भी बताया है। नहीं, वो फेयर वैल्यू तो यूज की है मेरे भाई, उस फेयर वैल्यू की वजह से ये 14%, वो कहां गिवन है? हाँ, वो आई आपने लिखा नहीं हो, वो भी लिख सकते हो आप। अच्छा, पूरी एडजस्टमेंट शायद उसने लिखी है। और अगली बात, ये तो पेरेंट और एसोसिएट का आपस का रिसीवेबल है, इसको इग्नोर करना है। ये जो साथ वाला बड़ा बना फिरते हैं ना, जरा आए पेज नंबर 834 पे, 834 पेरेंट एक्वायर्ड, पेज 834, पेरेंट एक्वायर्ड 30% ऑफ द इक्विटी शेयर्स इन एंटिटी ए। भाई आप बताओ, अगर 30% शेयर खरीदें तो हमारी सब्सिडरी बनती है एसोसिएट। वेल डन। ड्यूरिंग ईयर 1 एट अ कॉस्ट ऑफ 147,000, एट अ कॉस्ट ऑफ 147,000, वर्किंग 7। अभी मैं आपको नोट करने का टाइम नहीं दे रहा, सबर जी। बोलें जी, कॉस्ट 147, दो ऑप्शंस बोलें, क्लोजिंग माइनस प्री, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 पोस्ट, फिर साथ में इधर डिविडेंड भी आएगा। डन, ओके। व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एंटिटी ए वाज 3 लाख एट 31 दिसंबर 5, 0.3 छोड़ें, ये कल कराऊंगा, एट 31 दिसंबर 5 द नेट एसेट्स ऑफ एंटिटी ए वर 6 लाख। यार ये ना बड़ी आसान सी बात है, ईयर 1 2 3 4, क्लोजिंग माइनस प्री से ही चलूंगा मैं, क्लोजिंग माइनस प्री से चलूंगा। देखें इधर,
क्या आप मेरे से एग्री करते हैं नेट एसेट्स होते हैं शेयर कैपिटल जमा शेयर प्रीमियम जमा रिटेन्ड अर्निंग? क्या आप एग्री करते हैं नेट एसेट्स होते हैं शेयर कैपिटल जमा रिटेन्ड अर्निंग? अच्छा, शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग वगैरह को जमा कर दें, ये वर्किंग वन में मैं आपको बताता था, तो ये होते हैं नेट एसेट्स। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये नेट एसेट्स हैं, ये नेट एसेट्स हैं? अच्छा, अब आप मुझे बताएं इधर नेट एसेट्स कितने हैं? 350, इधर नेट एसेट्स 600। डन। हमें चाहिए होती है क्लोजिंग आरी, और ठहर जना पहले समझ लें, हमें चाहिए होती है क्लोजिंग आरी और प्री आरी। कौन कौन सी आरी? क्लोजिंग आरी और, यार शेयर कैपिटल में बराबर एज्यूम कर सकता हूं, कोई एतराज तो नहीं किसी को? शेयर कैपिटल बराबर रहता है हमेशा, ये कितनी दफा बताया हुआ है आपको, शेयर कैपिटल बराबर होता है, उस दिन भी इतना होता है, इस दिन भी इतना होता है, इसलिए तो हम कंसोलिडेशन में उठाया करते हैं। शुरू वाली पहले 1-2 क्लासों में बात हुई थी, शेयर कैपिटल ओवर द ईयर्स बराबर रहता है, और शेयर कैपिटल चेंज होना हमारे सिलेबस में नहीं है कि सब्सिडियरी ने नए शेयर इशू कर दिए ऐसा हो गया, ये नहीं है हमारे सिलेबस। तो ये तो वैसे ही एसोसिएट का सवाल है। तो शेयर कैपिटल बताएं ओवर द ईयर्स कंपनीज का क्या रहता है? सेम रहता है। तो यार अगर मैंने assumption नहीं लेनी पेपर में, तो मैं जीरो ही चलो कर दूं, जीरो ही कर दूं, तो क्या मैं रिटेन्ड अर्निंग निकाल सकता हूं जबरदस्ती? लेकिन 100% सही आएंगी, 100% सही आएंगी। हाँ, शेयर कैपिटल की वजह से चेंज हो सकता है, लेकिन डिफरेंस वही आएगा, डिफरेंस वही आएगा। इसको 0 एज्यूम करूं, इसको 100 एज्यूम करूं, इसको 200 एज्यूम करूं, आरी इसका डिफरेंस इंशाल्लाह वही आना है। बैलेंसिंग बताएं आरी 350, और अब ये करके ना आपने ऐसे पसीना बस करा दिया, यार तूने रिटेन्ड अर्निंग दे देता मुझे। कहते हैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा रिटेन्ड अर्निंग, निकाल लो। तो मोहतरम रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग थी। अब क्लोजिंग आरी बोल दें, जबरदस्ती निकाली है मैंने, थक गया हूं, पसीना आ गया। क्लोजिंग आरी और ये प्री आरी, खत्म हो गया सवाल। वर्किंग 7 मुझे कर लेने दें, फिर मैं आपको नोट करने का टाइम देता हूं। वर्किंग 7 बोले बोले बोले, क्लोजिंग माइनस प्री, क्लोजिंग 600 और प्री 7% 30%, 70 कैरी डाउन, ट्रिपल। ये तो कोई कमाल नहीं है, ये तो आप बाद में भी नोट कर लीजिएगा, फिलहाल आप ये नोट करें क्योंकि इसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। पॉइंट 3 मैंने काट दिया, वो कल करवाऊंगा। क्या गिवन थी अनलकीली? नेट एसेट्स। हमने मेहनत करके दिन रात एक करके पसीने निकाल के क्या निकाल ली? आर असम्पशन क्या ली? शेयर कैपिटल 0 100 रुपया भी ले लें आप लोग, इंशाल्लाह ये जवाब आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि शेयर कैपिटल की नेचर है वो सेम रहता है। इसको ना आप वर्किंग का नाम देंगे। 5 साल पहले हमने एसोसिएट को खरीदा हुआ है, इसके साथ लिखें क्लोजिंग आरी और इसके साथ लिखें प्री आरी, और एक आरा भी होता है, ये आरी है छोटी, मैं आरी कह रहा हूं, आप 7 लगे तो देख रहे हैं। बातों के तीर ना चलाया करें जिंदगी में, आप लोग नहीं चलाते ये ना, तुमने मुझे इज्जत नहीं दी, तुमने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, तुमने मेरे साथ ये कर दिया, ये होते हैं बातों के तीर। और भाई नहीं दे रहा तो अल्लाह से इज्जत ले, तो लोगों के पीछे फिर रहा है, तो इसलिए आरी ना चलाया करें। कुछ लोग तो आरे चला देते हैं। वर्किंग 7 की तस्वीर के लिए बैठे हुए हैं, पूरी तस्वीर इकट्ठी ले लें एक। चलें जी, जाएं छुट्टी, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।